हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उसकी उम्र होगी लगभग 40 वर्ष। किसी कॉन्वेंट स्कूल में टीचर है और अंग्रेजी के साथ साथ गणित भी पढ़ाती है। उसके घर के गेट पर उसकी नाम पट्टिका लगी है, मिस विनीता अरोड़ा टीचर, और साथ ही साथ एक बोर्ड भी लगा है। यहाँ अंग्रेजी एवं गणित विषय की ट्यूशन पढ़ाई जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी संपर्क करें। साथ ही उसके मोबाइल फोन के नंबर भी दर्ज हैं। मिस विनीता इतनी उम्र गुजर जाने के बाद भी अविवाहित ही हैं। दिखने में बहुत आकर्षक, स्लिम ट्रिम और तीखे नाक नक्शों वाली। इन सब के बावजूद एक रुआब सा है उनके चेहरे पर। कुछ शक्लें टीचर के सांचे में ही ढली होती हैं कुदरतन, लेकिन उनके परिचय के दायरे में आने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो कितनी जिंदा दिल है। अपनी जिंदगी की तन्हाई के बावजूद जब वो हंसती है तो उनकी हंसी किसी फव्वारे की तरह फूट पड़ती है और देर तक रुकने का नाम ही नहीं लेती है। हंसते हंसते ना जाने क्या हो जाता है उन्हें, और अचानक उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फिर रुलाई आ जाती है। बड़ी मुश्किल से संभाल पाती है अपने को वो उस घड़ी में। ये 2 कमरों का पुराना सा मकान उन्होंने 5 साल पहले ही खरीदा था और इसमें अकेली ही रहती है। बहुत से युवक और बहुत से प्रौढ़ उनकी ओर आकर्षित होते रहते हैं और उनके करीब आ जाना चाहते हैं। मिस अरोड़ा बोल्ड भी हैं और खुले विचारों की, और किसी से बात करने में उन्हें परहेज भी नहीं है। दबी दबी आशिकी के बावजूद किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई उनसे पटरी से उतरकर बात कर ले। अपने ज़माने में अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत युवती होती थी मिस अरोड़ा। वही खूबसूरती आज भी अपने पूरे वजूद के साथ मौजूद है। न जाने कितने युवक उनके नाम की आहें भरा करते थे। बिंदास और खुले मिजाज की वो लड़की किसी भी युवक से बात करने में परहेज नहीं करती थी, पर अपनी सीमाओं को लांघते हुए युवकों को तो कई बार ढंग से लताड़ भी चुकी थी। वो पंजाबी पिता और बंगाली माँ की संतान थी। वो एक छोटा भाई भी है जो उससे लगभग 5 साल छोटा है। इस परिवार को लोग अजीब ही तरह की निगाहों से देखते। दरअसल ये परिवार इस शहर में कुछ साल पहले ही आया था। उसके पिता किसी प्राइवेट स्कूल में हिंदी के अध्यापक हैं और इससे पहले मेरठ में रहा करते थे। वहीं पड़ोस में एक बंगाली परिवार रहता था। न जाने कब उन्हें पड़ोस में रहने वाली बंगालन युवती से प्यार हो गया। ना ही उसके पिता के परिवार को और ना ही उसकी माँ के परिवार को उनकी मोहब्बत रास आई। बस वही हुआ जो उस जमाने में मोहब्बत करने वालों के साथ हुआ करता था। या तो अपनी मोहब्बत का गला घोंटकर जिंदगी से समझौता कर लें, और या जमाने से बगावत कर अपनी जिंदगी के रास्ते खुद तय कर लें। और एक दिन वो दोनों बिना किसी को बताए अपने अपने घरों से गायब हो गए। सालों साल किसी को पता ही नहीं चला कि वो दोनों कहाँ हैं। कई शहरों में भटकते भटकते आखिर में वो इस शहर में आकर टिक गए। अरोड़ा जी को एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी अध्यापक की नौकरी मिली। एक किराए का मकान उन्हें मिल गया। यही विनीता का और उसके छोटे भाई का जन्म हुआ। पंजाबी डील डॉल और बंगाली नाग नक्श वाली विनीता जब अपने यौवन पर पहुंची तो देखने वाले उसे देखते ही रह जाते। विनीता और उसके छोटे भाई दोनों की ही जिंदगी में एक तंज था जो उन दोनों को अक्सर परेशान कर दिया करता था। आते जाते कहीं भी अचानक कोई ताना मार जाता कि उसके पिता तो उसकी माँ को भगा कर लाए थे। लोग उनके परिवार को एक हीन भावना से देखते। सही बात तो ये थी कि ये चारों लोग ही किसी हीन भावना से ग्रस्त हो गए थे, पर इसके बावजूद विनीता काफ़ी हद तक अपने को संभाले हुए थी और अपने आप में जिंदा दिल रहने की कोशिश करती। अंग्रेजी में एमए करने के बाद उसने बीएड की डिग्री भी हासिल कर ली और कॉन्वेंट स्कूल में टीचर की नौकरी भी पा ली। उधर उसका छोटा भाई भी कॉलेज में पहुंच गया। उसके माँ बाप की दशा भी अजीब सी थी। वो उसका विवाह करना चाहते थे, पर ना तो पंजाबी और ना ही बंगाली बिरादरी उनको अपनाना चाहती थी। बस इसी चिंता में उसके माता पिता का अवसाद बढ़ने लगा। इधर उसका भाई भी लोगों के ताने सुन सुनकर परेशान हो डिप्रेशन में चला गया। एक दिन विनीता जब स्कूल से पढ़ाकर वापस घर लौटी तो उसने देखा कि कोई युवक उसके पीछे पीछे आ रहा है। उस दिन तो उसने इस बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया,
पर जब एक दो दिन लगातार उसने इस बात को संज्ञान में लिया तो उसे लगा कि कोई मजनू टाइप का लड़का होगा। विनीता ने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ना जाने क्यों उस लड़के की इस हरकत पर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी कौंध गई। बस उसकी यही मुस्कुराहट उस लड़के के अरमानों को हवा दे गई। इस उम्र में, इस परिस्थिति में किसी युवती के साथ जो होता है वही उसके साथ भी हुआ। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और सांसों की रफ्तार भी। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी और चाल भी गड़बड़ाने लगी। किसी तरह अपने आप को संयमित कर तेज तेज कदमों से अपने घर में घुस गई। घर की खिड़की के पर्दे को बहुत थोड़ा हटाकर उसने बाहर देखा तो वो लड़का घर के बाहर सड़क पर खड़ा नजर आया। उसके डर से वो उस दिन घर से बाहर ही नहीं निकली। वो समझ चुकी थी उसकी मोहब्बत की कहानी का पहला पैराग्राफ अपना वजूद ले रहा है, पर वो डरती थी। उसने अपने घर में ही मोहब्बत का अंजाम देखा था। दो दिलों के एक हो जाने के बावजूद पूरे समाज से अलग हो जाने का दर्द उसने महसूस किया था। कितने तन्हा तन्हा हो गए थे उसके माता पिता। कोई भी रिश्ता नहीं बचा था उनकी जिंदगी में। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी और दुनिया भर के रिश्तों की मिठास उनकी जिंदगी में आ ही नहीं पाई थी। पर उसे किस बात का डर, जब ये रिश्ते उसके लिए हैं ही नहीं तो वो किससे डरे। बस उसने निर्णय ले लिया कि कल वो उस लड़के से बात करेगी और उसे समझने का प्रयास करेगी। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और अकेले में उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया, साथ ही अपना निर्णय भी सूचित कर दिया। उसकी माँ कुछ नहीं बोली। खामोशी उसकी माँ की जुबान पर थी और उसकी आंखें भी खामोश ही थी, डरी डरी सी, बेदर्द और तन्हा, घुटी घुटी सी किसी मोहब्बत के किस्से के आने की सुगबुगाहट से। दूसरे दिन वो युवक उसे फिर से दिखलाई पड़ा। रोज की तरह उसके पीछे पीछे आता हुआ। चलते चलते अचानक रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। उसे रुकता देख वो युवक भी जहां खड़ा था वहीं रुक गया। अब स्थिति ये थी कि युवक अपनी जगह पर ही स्थिर हो खड़ा था और विनीता उसकी तरफ घूमकर उसे घूरे जा रही थी। युवक सकपका गया था। विनीता धीमे धीमे कदमों से चलती उसकी ओर बढ़ी। युवक ने भी इस बीच अपने आप को संभाल लिया था और उसके चेहरे पर मुस्कान सी तैर गई। अब दोनों आमने सामने थे। थोड़ी सी नाराजगी दिखाते हुए विनीता ने पूछ लिया, कहो क्या बात है? 2-3 दिन से देख रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जी ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल आप कॉन्वेंट में टीचर हैं तो सोच रहा थी कि बच्चों के ट्यूशन के विषय में आपसे बात कर लूँ। विनीता को समझते देर ना लगी कि ये अब बहाने बना रहा है। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? जी मेरे नहीं तो फिर किसके? बच्चों के ट्यूशन की बात करनी है तुम्हें? अपने भाई के, बहन के या पड़ोस के या फिर अपने पूरे मोहल्ले के? बताओ, झूठ बोलते हो। मतलब तुमसे मुझसे बात करने की हिम्मत ही नहीं है जो इस तरह बहाने बनाते हो। इस अप्रत्याशित हमले से युवक घबरा गया। विनीता ने युवक को नीचे से ऊपर तक देखा। गोरा चिट्टा, स्मार्ट, कुछ आकर्षण था उसमें। मन ही मन में विनीता मुस्कुरा रही थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि लड़का शरीफ है और उससे बात करने की हिम्मत जुटा नहीं पाया था। उसने फिर उससे स्वयं ही पूछ लिया, क्या करते हैं आप? जी इस साल MSc किया है, आगे PhD करने का इरादा है। मुझसे क्या चाहते हो? क्यों इस तरह मेरा पीछा करते हो? तुम्हें मालूम है कि इस तरह से किसी लड़की का पीछा करने से उसे कितनी मानसिक पीड़ा पहुंचती है? बहुत सारे सवाल दाग दिए थे उसने उस लड़के के सामने। वो लड़का निरुत्तर हो उसके सामने खड़ा था। उसके बाद वो उसे कभी कहीं नजर नहीं आया। इसी तरह न जाने कितने मजनुओं को वो सही रास्ते पर ला चुकी थी। बहुत से लोग थे जो उसकी नजदीकी चाहते थे, घूमना फिरना चाहते थे। जिस चीज की विनीता को जरूरत थी वो उसे देने के लिए किसी के पास थी ही नहीं। उसे पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन उसे दिल की गहराई से प्यार करने वाला जरूर मिलेगा। वो बहुत से लड़कों से बात करती, बहुतों के साथ बाहर घूमने भी जाती, लेकिन कभी भी उसने अपनी आत्मा को शरीर से निकलने ही नहीं दिया। बहुतों की नज़रों में उसने झांकने की कोशिश की कि कहीं वो प्यार जिसकी उसे तलाश है कहीं मिल जाए। बस एक दिन जब वो घर पर बैठी थी तो उसका भाई कहीं बाहर से आया। वो बहुत गुस्से में था।
गुस्से में उसे वो ना जाने क्या क्या कह रहा था। एक तरह से पूरा हंगामा ही खड़ा कर दिया था उसने। कॉलेज में शायद किसी ने उसके चरित्र के बारे में कोई फप्ती उसे कस दी थी। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि लोग कहते हैं कि तेरी बहन का चरित्र अच्छा नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसने क्या कर दिया। बस अब घर में रोज रोज के झगड़े रहने लगे। एक दिन तो वो इतने गुस्से में था कि सरिये के रॉड लेकर विनीता के पीछे दौड़ा और उस पर वार ही कर दिया। वो लहूलुहान हो गई। उसके माता पिता का उसके भाई पर कोई वश ही नहीं था। रोज रोज की चकल्लत से परेशान होकर एक दिन उसने अपने लिए किराए का मकान ढूंढ लिया। उसने बहुत चाहा कि माँ जी और बाबूजी उसके साथ आकर रहें, पर वो भावनात्मक रूप से भाई से जुड़े थे और उन्हें अच्छी तरह पता था कि वो मानसिक रूप से बीमार है और उसे अकेले छोड़ना उचित नहीं रहेगा। बस समय गुजरता गया। धीरे धीरे उसे अकेले रहने की आदत पड़ गई। सुबह स्कूल जाती, सांझ को घर पहुंचती, बहुत से बच्चों को साय को ट्यूशन भी पढ़ाती। अपने परिचय के दायरे को उसने बढ़ाना शुरू कर दिया और सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेने लगी। मौका मिलता तो अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाती। अपने अच्छे स्वभाव के कारण सभी लोग उसे पसंद भी करते थे। उसके कई परिचितों ने उसके लिए शादी के रिश्ते भी बताए, पर कहीं न कहीं बात अटक जाती। कभी कभी मम्मी पापा से मिलने भी चली जाती। अपनी तरफ से यथासंभव आर्थिक मदद भी करती। अपने भाई की चिंता भी रहती उसे। वो जानती थी कि अवसाद से ग्रस्त होने के कारण ही उसके भाई का उसके प्रति असामान्य व्यवहार है। अब तो कई साल हो गए तो उसे अकेले रहते रहते। एक दिन दोपहर में वो अपनी मम्मी पापा से मिलने गई। भाई घर पर नहीं था। अधिकतर उसकी कोशिश रहती थी कि भाई से उसका आमना सामना ना हो। ना जाने उसे देखते ही कि वो गुस्से में पागल हो जाता है और हिंसक हो जाता है। अचानक मेन गेट खुलने की आवाज आई। खिड़की से झांक कर देखा तो भाई चला आ रहा था। बस कोई क्लेश न कर दे, इस डर से माँ बेटी सहम सी गई। वो उनके सामने से होता हुआ अपने कमरे में चला गया। आज वो खामोश था और उसके चेहरे पर गुस्सा भी नजर नहीं आ रहा था। विनीता ने अब वहां से चलना ही उचित समझा, पर ये क्या? दूसरे कमरे से आवाज आई, दीदी आज थोड़ी देर और बैठ जा। पता नहीं आज तुम्हारा यहाँ होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ना जाने कितने सालों बाद उसने विनीता को दीदी कहकर पुकारा था। उसकी माँ भी हैरान सी खड़ी थी। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था उनके लिए। वो अब उनके कमरे में आ गया था और उसने उसके पैरों को छुआ। बस विनीता से रहा नहीं गया। उसने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। आज ना जाने कितने सालों बाद उसके इतने करीब था उसका छोटा भाई। उसने उसे गौर से देखा। बढ़ी हुई अस्त व्यस्त दाढ़ी, आंखों के नीचे काले भद्दे धब्बे, मुरझाई सी आंखें, कहीं कुछ भी तो ठीक नहीं दिखाई दिया। उसकी आंखों से आंसू जो निकले तो निकलते चले गए। ना जाने कितनी देर अपने भाई को अपने सीने से लिपटा रोती रही हो। उसका भाई भी सुबह सुबह कर रो रहा था। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए थे। माँ ने अपने एक तरफ उसे और दूसरी तरफ भाई को लिपटा लिया। वातावरण को सामान्य होने में थोड़ा समय लगा। अब भाई ने सामान्य रूप से बात करना शुरू कर दिया। न जाने आज क्यों वो बचपन में के हमारे किस्से बार बार सुना रहा था। जब मैं उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल तक छोड़ने जाती थी, जब मैं उसे डांट डांट कर उसका स्कूल का होमवर्क करवाती थी, जब हम झगड़ते थे, जब वो मेरी फेयर एंड लवली को मुझसे बिना पूछे इस्तेमाल कर लेता था। हमने साथ साथ खाना खाया। विनीता बहुत खुश थी। उसकी माँ भी बहुत खुश थी। थोड़ी देर में उसके पिता भी पहुंच गए थे। ये सब देखकर वो भी बहुत खुश थे। उसके भाई के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी। ना जाने क्यों उस मुस्कान से विनीता को डर लग रहा था। एक असामान्य सी मुस्कान, रहस्यमयी और डरावनी भी। शायद बहुत दिनों बाद उसे हंसता देखा है, यही सोचकर ऐसा लग रहा होगा। इतना सोचकर उसने अपने दिल को तसल्ली दे दी थी। उसके घर पर ट्यूशन पढ़ने आने वाले बच्चों के आने का समय हो रहा था, तो उसने चलने की इजाज़त मांगी। चलते चलते एक बार फिर उसके भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में कुछ देर और ठहर जाने का आग्रह था। उसके होठों पर कुछ बोलने की बेचैनी की थरथराहट थी। आज वो नहीं चाहता था कि मैं अपने घर जाऊं। विनीता ने उसके गालों पर अपनी हथेली से प्यारी सी धपकी दी। कल आने का वादे के साथ घर से बाहर निकल गई। घर पहुंचने पर बहुत देर तक बच्चों को पढ़ाती रही
और जब सब चले गए तो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर देर तक ना जाने क्या क्या सोचती रही। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अपने बचपन की कितनी स्मृतियां उसके दिमाग में तैर रही थी। सुबह सुबह उसके दरवाजे पर जोर से खड़खड़ाने की तेज आवाज हुई। कोई बाहर तेज आवाज में उसको पुकार रहा था। वो हड़बड़ाहट में अपने को व्यवस्थित करते हुए बाहर आई। उसकी मम्मी पापा के पड़ोस के कुछ लोग थे और उन्होंने जल्दी से जल्दी उसे वहां पहुंचने के लिए कहा था। कोई अनहोनी हुई थी। वो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। उनके घर के आगे बहुत से लोग जमा थे। कुछ पुलिस वाले भी नजर आ रहे थे। माँ के बिलाप की आवाजें आ रही थी और बाबूजी सर झुकाए किसी कोने में खड़े थे। उसके भाई ने रात पंखे में लटक कर अपने को फांसी लगा ली थी। कितना दुखद था उसके लिए ये सब कुछ। पिछले दिन की सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। हाँ, बहुत कुछ कहना चाह रहा था वो उससे। उसने हाथ पकड़कर उसे रोकने का प्रयास भी किया था। क्यों किया उसने सब कुछ? किस बात से था वो इतना परेशान? और कल तो सब कुछ ठीक ही हो गया था ना। कल आंसुओं को कितना बड़ा गुबार बहा था, फिर कौन सी गंदगी रह गई थी। बस जो कुछ हो गया ईश्वर रचित नियति थी, उसे तो स्वीकार करना ही होगा। बस अब माँ पिता को संभालना होगा। कहीं उन्हें भी कुछ हो गया तो कौन रहेगा दुनिया में उसका। किराए के मकान को छोड़कर वापस अपने घर आ गई थी। माँ जी पिताजी बिल्कुल टूट चुके थे, पर विनीता ने अच्छी तरह सोच लिया था कि उसको अपने आप को मजबूत बनाना है। जिंदगी जीने के लिए है, हारने के लिए नहीं। उसने अपने आप को संवारना शुरू किया। वो चाहती थी कि बन ठन के रहूं। वो महंगी से महंगी ड्रेस अपने लिए खरीदती, अच्छे से अच्छे ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने को संवारती, घंटों आईने के सामने अपने आप को निहारती रहती। अपना आकर्षण उसने बनाए रखा। वो जब सड़क से गुजरती तो क्या हुआ क्या बुजुर्ग उसको देखने का लोभ संभाल नहीं पाते। उस पर सबसे हंस खिलखिला के बात करती। कई युवकों ने उसे मित्रता का प्रयास किया। उसमें से कईयों ने उसने बातचीत करना भी शुरू किया, पर दोस्ती के दायरे से कभी भी ना तो वो खुद आगे बढ़ी और ना ही उसने किसी को आगे बढ़ने दिया। उसने अपने परिचय के दायरे को आगे बढ़ाना शुरू किया। अपने आप को सामाजिक कार्यों में भी लगाना शुरू कर दिया। उनके परिचितों ने कई बार उसे विवाह कर लेने की सलाह भी दी। माता पिता की जिम्मेदारी को उसने उठा लिया था। वो किसी भी हालात में उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। 10 साल का अंतराल गुजर गया। इस बीच माँ पिता नहीं रहे। अब उसे ये मकान काटने को दौड़ता। अतीत की स्मृतियां उसे परेशान करती। अपने भाई की यादें, अपने माता पिता की यादें और ना जाने क्या क्या जब कभी भी उसे याद आ जाते वो उदास हो जाती। वो अपने आप को संभालती। उसे कमजोर नहीं बनना है, बस यही सोचकर वो पूरे उत्साह से दोबारा उठ खड़ी होती। उसने अपने लिए 1-2 कमरे का मकान खरीदा और उसमें शिफ्ट हो गई। अपनी पुरानी यादों को वो भुला देना चाहती थी। सुबह कॉलेज जाती, दोपहर में लौटकर थोड़ा आराम करने के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और शाम को घूमने फिरने, शॉपिंग करने या अन्य सामाजिक कार्यों को करने में बिताती। उसके दायरे के सभी लोग उससे बहुत प्रेम करते। बस किसी तरह से उसने एक दुनिया बसा ली थी अपने लिए। वो जान चुकी थी इस दुनिया में भले लोगों की गिनती बुरे लोगों से ज़्यादा है। बस चंद बुरे लोग जब कभी दुर्घटनावश जीवन में कहीं टकरा जाते हैं तो वो भले लोगों के विश्वास को भी समाप्त कर देते हैं। उसके स्टाफ के लोग, उससे ट्यूशन पढ़ने वालों के माता पिता, उसके साथ सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले लोग तो अच्छे हैं। हाँ, कभी कभी तकलीफ होती है, वो भी चंद लोगों से, और ऐसे लोगों की परवाह ना करना उसने अपनी आदत में ही शामिल कर लिया था। आज छुट्टी का दिन था और उसके पास कोई विशेष काम भी नहीं था। पूरा दिन आलस्य में ही बीत गया। साय के 4 बज रहे थे और अपने लिए चाय पीने के लिए अपने बेडरूम में टीवी के सामने बैठी थी कि कॉल बेल की आवाज से चौंक गई। इस समय कौन हो सकता है? इसी उत्सुकता से उसने दरवाजा खोला तो सामने विनीत खड़ा था। पहली झलक में तो वो उसे पहचानी ही नहीं। कभी मासूम सा बच्चे सा दिखने वाला विनीत अच्छा भला पुरुष बन गया था। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान कौंध गई। विनीत उसका विद्यार्थी रह चुका था। आज से लगभग 15 साल पहले जब वो 25 साल की थी और विनीत लगभग 20 साल का रहा होगा, वो उसके पास आया था। उसने उससे आग्रह किया था कि उसकी अंग्रेजी कमजोर है और अंग्रेजी में बातचीत नहीं कर पाता है, बस उसे किसी तरह अंग्रेजी बोलना सिखा दे।
उसने कई महत्वपूर्ण नौकरी की परीक्षाएं पास कर ली थी, पर अपनी कमजोर अंग्रेजी के कारण साक्षात्कार में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ उसके पिता की छोटी सी पेंशन और छोटे छोटे मोटे काम कर घर चला रही थी। उसकी इच्छा थी कि उसका बेटा किसी बड़े सरकारी ओहदे पर पहुंचे। विनीत लगातार उसे ही देख रहा था। उसकी तंद्रा कुछ ही पलों में टूटी। उसने हंसते हुए विनीत को अंदर आने को कहा। ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठते हुए विनीत लगातार मुस्कुराया जा रहा था। हंसते हुए बोला, शुक्र है मैडम, आपने मुझे पहचान लिया। मैं तो सोच रहा था आपको सब कुछ फिर से याद करवाना होगा। हाँ, पहली नज़र में तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। बहुत बड़े हो गए हो तुम। कहो कैसे हो, क्या कर रहे हो तुम आजकल? एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी ने इस शहर में अपनी नई शाखा खोली है। जब तक हमारी कंपनी की ये शाखा पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो जाती, मुझे यहीं रहना है। अच्छा, शादी वादी कर ली होगी तुमने? मुस्कुराते हुए ही उसने कहा। नहीं मैडम, बस कैरियर के चक्कर में इस विषय पर सोचने का समय ही नहीं मिला। पिछले वर्ष माँ का निधन हो गया था। अब बिल्कुल अकेला हूँ। बस पुराने रिश्ते ढूंढता रहता हूँ। अच्छा बताओ, चाय लोगे या ठंडा? वैसे तो तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जरूरी हो तो चाय ही पी लूँगा। वो चाय बनाने के लिए किचन में चली गई और चाय बनाते बनाते वहीं से उससे बातचीत भी कर रही थी। विनीत ड्राइंग रूम से उठकर किचन में ही चला आया था। दोनों अपना अपना चाय का कप लेकर फिर से ड्राइंग रूम में चले गए। बहुत सारी बातें हुई उन दोनों के बीच में। अपने भाई की मौत से लेकर माता पिता के देहांत तक, पुराने मकान को छोड़कर नए मकान को खरीदने तक सब कुछ बताया उसने उसको। विनीत ने भी अपने सारे संघर्ष की कहानी शुरू से आखिर तक सुना दी। फिर एक दूसरे के फोन नंबरों का आदान प्रदान हुआ और मिलते रहने की आश्वासनों के साथ उस सांझ की उसकी विदाई हो गई। उसके जाने के बाद विनीता बहुत देर तक विनीत के बारे में ही सोचती रही। उसे याद है जब वो पहली बार उसके पास आया था और उसे अंग्रेजी बोलना सिखा देने का अनुरोध किया था। एक डरा डरा सहमा सहमा लड़का आज कितने आत्मविश्वास से लबालब था। शायद अपनी सफलता के पीछे उसके योगदान को भी कहीं सहेज रखा है उसने अपने दिल में। नहीं तो क्या जरूरत थी उसे कि इतने सालों बाद उससे मिलने आए। इन 15 सालों में परिस्थितियां कितनी बदल गई हैं। दोनों ही दुनिया में अकेले रह गए हैं। बस उन्हीं पुरानी यादों में तैरते तैरते उसे ना जाने कब उसे नींद आ गई। रोजमर्रा की तरह वो सुबह उठी और कुछ देर योग करने के बाद किचन में जा अपने लिए ग्रीन टी बना गैलरी में बैठकर अपना मोबाइल चेक कर रही थी तो उसके व्हाट्सएप पर कोई नोटिफिकेशन चमका किसी अनजान नंबर से। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे विनीत। ओह, विनीत का नंबर है। कल रात उसे सेव करना ही भूल गई थी। उसने तुरंत जवाबी मैसेज दिया और नंबर को भी सुरक्षित कर लिया अपने संपर्कों की लिस्ट में। रोज बहुत से गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं। अपनी ओर से सभी को जवाब देने का प्रयत्न करती है वो, पर आज ना जाने क्यों लगा कि ये मैसेज कुछ विशेष है उसके लिए। जिंदगी रोजमर्रा की तरह ही चल रही थी। लगभग एक सप्ताह हो गया था विनीत को उसके यहाँ से आए हुए। बस रोज सुबह एक व्हाट्सएप मैसेज और उसका जवाब। ना जाने क्यों उसका मन कर रहा था कि वो उससे मिले, रोज मिले। फिर खुद ही अपने आप को जवाब दे देती कि क्या सोच रही है वो। विनीत उसका सम्मान करता है और उसी सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए ही तो उससे मिलने आया था। और उम्र में भी उससे छोटा भी तो है। वो भी 1-2 साल नहीं, पूरे 5 साल। इतने में उसके मोबाइल की घंटी बजी। विनीत का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। उसने बड़ी गर्मजोशी से मोबाइल उठाया। हेलो विनीत, कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कैसी हो? दूसरी ओर से उतनी ही गर्मजोशी से विनीत की आवाज थी। अरे तुमने तो दोबारा पलटकर संपर्क ही नहीं किया, बस एक छोटा सा मैसेज भेज देते हो। हाँ मैडम, सोच तो रहा था कि आपको कॉल करूं, पर सोचा कहीं आप डिस्टर्ब ना हो जाएं। यही सोचकर अपने आप को रोक लिया, पर आज मैंने हिम्मत कर ही ली। देखो, पहले तो ये मैडम मैडम करना छोड़ो। किसी जमाने में थोड़े से समय के लिए तुम मेरे स्टूडेंट जरूर थे। समय के साथ साथ दुनिया में सब कुछ बदलता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। जी, फिर क्या कहकर संबोधित करूँ आपको? उसकी आवाज में मुस्कुराहट घुली थी। तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हो। जी विनीता जी, चलो कुछ तो रास्ते पर आए। हाँ, फोन करने का एक और कारण भी है। आज साय को मेरे साथ डिनर के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। साय 7 बजे के करीब तैयार रहना। आपके ही घर से आपको पिक कर लूंगा। वाह,
मैंने हाँ भी नहीं भरी, तुमने पूरा प्रोग्राम ही तय कर दिया। इस पर हम दोनों ही जोर से खिलखिला के हंस दिए और शाम मिलने के कार्यक्रम के साथ फोन काट दिए। ना जाने कितने दिनों बाद विनीता दिल से हंसी थी। क्यों, इसका कारण उसे भी नहीं पता था। दिन भी वो सांझ ढलने का इंतजार करती रही, बार बार घड़ी देखती। न जाने ये दिन इतने बड़े क्यों हो जाते हैं कभी कभी। रोज तो समय ही नहीं रहता उसके पास, कब सुबह होती है और कब सांझ ढल जाती है पता ही नहीं चलता। पर आज उसे ऐसी बेचैनी क्यों है? शायद उसे प्यार हो गया है विनीत से। एक रोमांटिक कल्पना से वो मुस्कुरा दी। नहीं, विनीत ऐसा नहीं सोचता होगा। आखिर 40 साल की औरत के लिए ऐसी भावना कैसे आ सकती है उसके मन में? उसने अपने आप को आईने में देखा, अपने पर ही रीझ रही थी वो। कितने लोगों ने उसकी तारीफ की है, कितने लोगों के साथ वो उठी बैठी घूमी फिरी है। हर कोई उसका साथ चाहता है, पर कितने समय का? यही एक सवाल था जिस पर वो सोचती तो सावधान हो जाती। किसी कली पर मंडराने वाले भंवरे बस पराग चूसा और उड़ लिए। ऐसे भंवरे से वो हमेशा ही दूर रही। जहाँ किसी ने सीमाओं से आगे बढ़ने का प्रयास किया, उसने अपने तीखे तेवर दिखा दिए। शायद इसीलिए ऐसे लोग स्वयं ही उससे दूर हो जाते थे। वैसे तो वो रोज ही बंठन के लिए घर से बाहर निकलती है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही सजने का प्रयास कर रही थी। वो ना जाने किस उम्मीद पर। बहुत खूबसूरत साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, सब कुछ सबसे अच्छा। ना जाने कि उसे लग रहा था कि उसके जीवन में आज ऐसा कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। कोई उम्मीद जब जन्मती है ना तो पनपती ही जाती है। उम्मीद पर ही इंसान के सपने टिके हुए होते हैं। वो बार बार अपने को आईने के सामने देख रही है। अपने मोबाइल से कई बार उसने सेल्फी भी ली और उसका मन कर रहा था कि इन्हें विनीत के पास भेज दें, पर उसने अपने आप को रोक लिया। बाहर किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। विनीत पहुंच चुका था, गेट खोलकर अंदर आ चुका था और कॉल बेल बजा दी थी। वो तेजी से दरवाजे की ओर गई। विनीत दरवाजा खोल ड्राइंग रूम में बैठ चुका था। जब दूसरे कमरे से विनीता वहां पहुंची तो वो उसे देखता ही रह गया। उसके दिल की हालात उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो उसके लिए पानी लाने के लिए किचन की ओर जाने लगी तो उसने उसे रोक लिया। अब चलो, देर हो जाएगी। वे एक 5 सितारा होटल के रेस्टोरेंट में बैठे थे। बहुत देर तक ना जाने कहां की बातें करते रहे। विनीत के साथ गुजरता एक एक पल उसे गुदगुदा रहा था भीतर तक। रेस्तरां में कोई गायिका कोई बहुत ही रोमांटिक गजल गा रही थी। कुल मिलाकर माहौल पूरी तरह से रोमांटिक था। विनीत लगातार उसके चेहरे पे नजरें गड़ाए बैठा था। अचानक रेस्तरां की लाइटें बिल्कुल मंदिम हो गई। विनीत किसी साय सा नजर आ रहा था। 2 आंखें उसे लगातार घूरती, कुछ तेज चलती सांसों की धीमी धीमी सी आवाज, और अचानक उसके हाथों में किसी दूसरे हाथों के स्पर्श का एहसास हुआ। उसे लगा कि वो किसी सपने में जी रही है। उसके गालों ने रंग बदलना शुरू कर दिया था, शर्म की लाली लिए गुलाबी गुलाबी से। बहुत धीमा सा विनीत का स्वर उसके कानों में पूरे वेग के साथ गूंज उठा। एक बात कहूं? हाँ कहो। जानती हो, इन 15 सालों की तुम्हारे एक एक पल की मुझे खबर है। वो कैसे? उसकी उत्सुकता जाग गई थी। दरअसल में जब मैं तुम्हारे पास अंग्रेजी पढ़ने के लिए आया था तो सच्चाई ये थी कि मुझे कोई अंग्रेजी ही नहीं सीखनी थी। तुम मुझे अच्छी लगती थी क्योंकि तुम मुझसे उम्र में बड़ी थी, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं इस बात का इजहार तुमसे करूं। तुम्हारे करीब आने के लिए ही मैं उस बहाने से तुम्हारे पास आया था। उन 2-3 महीनों में मैं तुम्हें भी भली बात जान गया था। तुम्हारी पारिवारिक स्थितियां भी मुझे पता चल गई थी। फिर सोचा कि चलो रहने दो। इस बीच मेरी नौकरी लग गई। मैं बाहर चला गया और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करता रहा। मेरी माँ मेरी शादी करना चाहती थी, पर मुझे कोई लड़की ही पसंद नहीं आई। बस मेरी शादी का इंतजार करते करते वो दुनिया से विदा हो गई। माँ के जाने के बाद जिंदगी में अकेलापन महसूस होने लगा। इधर मुझे पता था कि तुम भी अभी तक अविवाहित हो। मैं अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे अकेलेपन को। बस अगर अब तुम चाहो तो हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं जिंदगी भर के लिए। विनीता अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से ऐसा कुछ हो सकता है? कैसे यकीन किया जा सकता है? पर मेरी उम्र 40 की हो गई है विनीत। इस उम्र में औरत की शारीरिक संरचना में बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं, और उसके अलावा लोग ना जाने क्या क्या कहेंगे। शारीरिक संरचना की चिंता तो वे करेंगे जिनको कोई शारीरिक आकर्षण हो।
और ऐसे भी कोई उम्र नहीं हुई है जो इस बात की चिंता करें। किसी भी औरत के अंदर औरत तब तक जिंदा रहती है जब तक वो उसको अपने अंदर जिंदा रखती है। लोग क्या कहेंगे, बस इसी चुभन ने तो तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाई है। जब एक आदमी अपने 10 साल छोटी लड़की से शादी कर सकता है तो अपने प्यार के लिए अपने से 5 साल बड़ी लड़की से क्यों नहीं। सुनो विनीत, मुझे थोड़ा समय दो और थोड़ा समय तुम भी लो। ये ठीक है, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। इतनी बेबाकी से किसी ने अपने दिल की बात मुझसे जिंदगी में पहली बार कही है। जहाँ जिंदगी के इतने साल बीत गए वहाँ थोड़ा निर्णय लेने में समय लग जाए तो क्या हर्ज है। विनीत ने सहमति में हामी भर दी। समय काफी हो चुका था। दोनों रेस्तरां से बाहर निकल रहे थे। विनीता ने विनीत का हाथ कसकर पकड़ लिया था। महसूस करना चाहते थे कि उसकी पकड़ को, उसके स्पर्श की गर्मी को, समझना चाह रही थी उसके जुनून को अपने प्रति। विनीत घर के गेट तक उसे छोड़कर जा चुका था। उसने भीतर आने का आग्रह भी उससे नहीं किया। बिस्तर पर देर रात तक उसके बारे में सोचती रही। उसके भीतर कोई औरत अपना विस्तार लेने लगी थी, किसी जमीन की तरह, किसी बादल को अपने भीतर बूंद बूंद कर अपने आगोश में भर लेने के लिए। सुबह फोन कर उसने विनीत को अपने घर बुलाया था और उसके इंतजार में बैठी थी जैसे कोई दुल्हन अपने पिया के इंतजार में रहती है। प्रेम उम्र के बंधकों को नकार कर एक बार फिर से दुनिया में जगमगाने लगा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।